हाँ जी, गुड इवनिंग। तो चलिए, आपका है ना वेक्टर में जहां तक आपका डिस्कशन हो चुका था उससे हम लोग है ना डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। क्या मेरी ऑडियो और वीडियो सब कुछ क्लियर है आप लोगों के लिए? चलो, बहुत बढ़िया। ठीक है, किसी को कोई डाउट जो लास्ट टाइम बता के भेजे थे उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ, कहीं कोई ऐसा इशू जो आप नहीं सोच पाए या समझ पाए? हाँ बोलो जी। कोई इशू किसी को कहीं तक, कोई ऐसा चीज जो नहीं समझ पाए होंगे, ऐसा कुछ हुआ? नहीं? वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत सारा क्वेश्चन बना रहे हो, बन रहा है। बट चलिए, फिर हम लोग है ना वेक्टर डिस्कस कर रहे थे। हम किसी भी पर्टिकुलर वेक्टर को लिखने का आपको एक तरीका दिखाते हैं, जरा गौर से देखिएगा और मेरी बातों को समझिएगा। जो अभी तक आप डिस्कस किए हैं आखिर उसका फिजिकल सेंस क्या है, जरा देख लिया जाए। वेक्टर, जो वेक्टर 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 डेली डेली वेक्टर हो रहा है, आखिर उस वेक्टर का मतलब क्या है? ठीक है, अभी जरा गौर करो। मान लो जैसे हमारे पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस है या ईस्ट है, और ये हमारे पास नॉर्थ है, और कोई एक बॉडी इस डायरेक्शन में जा रहा है जिसका वेलोसिटी वैल्यू दे दिया गया है 20 मीटर पर सेकेंड, और एंगल है सपोज 45 डिग्री। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन, ये फिगर अपने आप में कंप्लीट है। इस फिगर को देखिए और बताइए, क्या आपको पता चल रहा है कि जो बॉडी मूव कर रहा है वो किस स्पीड से मूव कर रहा है? आंसर दो, आंसर दो। 20 मीटर पर सेकेंड, वेरी गुड। और किस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है ये भी पता चल रहा है ना? यस सर, नॉर्थ ईस्ट। तो मतलब ये फिगर अपने आप में परिपूर्ण माना जाएगा, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी दिख रहा है और डायरेक्शन भी दिख रहा है। अगर हम चाहेंगे तो हम इस फिगर को बनाने के जगह पे हम ये काम करते हैं, क्या करते हैं, क्या हम लिखते हैं, वेलोसिटी लिखते हैं 20 मीटर पर सेकेंड एट 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट। बोलो, इस लाइन को भी तो देख के ये सारा इंफॉर्मेशन इसमें कंटेंट है ना, कि 20 मीटर पर सेकेंड उसका मैग्नीट्यूड है, नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में है 45 डिग्री पे। बोलो सही है कि नहीं? यस सर। अच्छा, इसी को अगर हम ऐसे लिख दें कि दैट v इज इक्वल टू 20 का cos 45 डिग्री आई कैप प्लस 20 का sin 45 डिग्री जे कैप, तो क्या ये सारा इंफॉर्मेशन कंटेन कर रहा है? ये भी तो सारा इंफॉर्मेशन कंटेन कर रहा है ना? अब आपको पता चला कि आप वेक्टर को, एक ही वेक्टर को आप तीन अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। सब कुछ आपके सामने। ठीक है, अब जरा गौर कीजिए। मान लीजिए, ठीक है, आपको हम दूसरा चीज दिखाते हैं। अब एक तो था वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, अब दूसरा क्या है? दूसरा हम आपको दिखाना चाहते हैं कि रिजल्टेंट पे हम लोग क्या पढ़े। मान लीजिए जैसे आपके इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे यहाँ पे एक ब्लॉक रखा है, इस ब्लॉक पे एक फोर्स लग रहा है राइट की तरफ, ये फोर्स F1 है, इसका वैल्यू है 10 न्यूटन, और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये फोर्स F2 है, ये मान लीजिए 10 न्यूटन ही है, और बीच का एंगल है 60 डिग्री। अब हम बोले कि चलो जी बताओ ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, नेट फोर्स कितना लग रहा है, ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना लग रहा है। तो अगर हम तुमसे बोलेंगे कि ब्लॉक पे लगने वाले नेट फोर्स का वैल्यू बताओ, ब्लॉक पे लगने वाले नेट फोर्स का वैल्यू बताओ, तो बताओ, आप में से कोई भी बताओ कि आप किस किस मेथड का सहारा ले सकते हैं। आप ट्रायंगल लॉ लगा सकते हैं, आप पॉलीगॉन लॉ, सॉरी पॉलीगॉन तो नहीं बोलेंगे, पैरेललोग्राम लॉ लगा सकते हैं, और आप वेक्टर का कंपोनेंट मेथड भी लगा सकते हैं। हम आपको दिखाते हैं, ठीक है ना? चीज को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, मेरी बातों को समझिएगा। ठीक है, देखिए, अगर हम इसका एफनेट निकालने के लिए ट्रायंगल लॉ का सहारा लें, उसके लिए पहले वेक्टर को लिखते हैं, पहले वेक्टर को लिखते हैं। जरा गौर करना, क्या हम F1 वेक्टर को लिख सकते हैं 10 आई कैप, और क्या हम F2 वेक्टर को लिख सकते हैं, F2 वेक्टर को क्या हम लिख सकते हैं 10 का cos 60 डिग्री आई कैप प्लस 10 का sin 60 डिग्री जे कैप।
cos 60 का वैल्यू, cos 60 का वैल्यू आप जानते हैं 1/2 होता है, sin 60 √3/2 होता है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो दैट इज 5i कैप प्लस 5√3j कैप, यह हमारे फोर्स का वेक्टर फॉर्म आ गया। अब आप ट्रायंगल लॉ को जरा वो देखिए और चीजों को समझिए। आपके पास ये था F1 वेक्टर और ये था F2 वेक्टर। देख लो भाई, देख लो, जो वेक्टर यहाँ था पैरेलल शिफ्ट कर दिए यहाँ, जो वेक्टर यहाँ पे था ना F2 इधर चला गया। छोड़ दो यार जैसे, ठीक है, चलो ठीक, बाद में कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग का F2 था, F2 था, ये था 10 न्यूटन। रहने दो उसको, उधर गुस्सा आ गया लग रहा, वहीं पे रहेगा, ठीक है। चलो देखो यही सब होता है सिस्टम के साथ, अगर आप एडजस्ट नहीं कीजिएगा तो आपको है ना इस तरह से है ना रफ कर दिया जाता है। ओके चलिए बस, तो ये था हमारे पास F1 और F2 दोनों के बीच का एंगल 60 था। तो देखो अगर हम इस वेक्टर को पैरेलली यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो वेक्टर तो अनचेंज रहेगा ना, मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, अब देखिए हम इसको शिफ्ट कर दिए तो क्या ये होगा उसका रिजल्टेंट वेक्टर? तो अगर हम यहां से रिजल्टेंट निकालना चाहें, अगर हम यहां से रिजल्टेंट निकालना चाहें तो हम F1 वेक्टर और F2 वेक्टर को ऐड कर दें। तो जरा आपके पास F1 कितना था 10i कैप और F2 कितना है 5i कैप प्लस 5√3j कैप। तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर आया है, रिजल्टेंट वेक्टर आया है 10 और 5 15i कैप और प्लस 5√3 के साथ j कैप। आप अगर इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो आप इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं √15 का स्क्वायर और प्लस 5√3 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिएगा, कुछ आंसर आएगा। अच्छा, क्या इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का केवल यही एक मेथड है? ट्रायंगल लॉ ही मेथड है केवल एक? बोलो बोलो, क्या इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का केवल ट्रायंगल लॉ ही मेथड है? नहीं। क्या हम लोग इसको पैरेललोग्राम लॉ से नहीं बना सकते हैं? यस सर, यस सर, बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। अगर आप इसको पैरेललोग्राम लॉ से बनाना चाहते हैं, अगर आप इसको पैरेललोग्राम लॉ से बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना लेना चाहिए और उसका जो डायगोनल होगा वही इसका रिजल्टेंट बताएगा। तो अगर आप पैरेललोग्राम लॉ से चलते हैं, अगर आप पैरेललोग्राम लॉ से चलते हैं तो आप जो रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे दैट इज अंडर रूट एक 10 का स्क्वायर प्लस दूसरे 10 का स्क्वायर प्लस 2 ऑफ 10 ऑफ cos 60। जरा गौर करना, तो क्या ये cos 60 और 2 कट गया? यस रूट अंडर 300 आया, मतलब 10√3 आया। ठीक है, आपको पता है ये जो 10√3 आया है और जो आप यहाँ निकाले हैं, ये जो 10√3 और जो आप यहाँ निकाले हैं ना, इसका वैल्यू सेम आएगा, इसका भी आएगा 10√3। जरा गौर करो ना, जरा गौर तो करो। ये 225 है और ये है 75, ऐड करो, रूट अंडर 300 आ रहा है। तो चाहे आप किसी भी मेथड से बनाइएगा, योर आंसर शुड बी सेम। ट्रायंगल लॉ है, पॉलीगॉन लॉ है, कोई बोलेगा नहीं सर हम वेक्टर दोनों निकाल ही चुके हैं, दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे। हाँ बिल्कुल कर दो यार। तो आप जैसे चाहो वैसे इसको ड्रॉ करो और आपका आंसर आएगा। तो अभी तक वेक्टर में आप इतना कुछ पढ़े हैं, क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है ना? तो आपको है ना इन चीजों को है ना थोड़ा ध्यान से देखना होगा और समझना होगा। ये सब विजिबल है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, तो आपके सामने पढ़ाई यहां तक पहुंच चुका है। ठीक है, अब चलिए थोड़ा कुछ आगे बढ़ते हैं, कुछ डिस्प्लेसमेंट लिखना सीखते हैं।
जैसे ही आप काइनेमेटिक्स में इंटर कीजिएगा हम आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ये सब लिखना सिखाएंगे। तो सबसे पहला चॉइस जो तुम्हारे पास है वो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। गौर करना जरा। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे एक पॉइंट है P इनिशियल, उसका कोऑर्डिनेट है x, y और z। हम तीनों में 1 1 1 लगा दे रहे, x, y और z। ठीक है, x, y और z तीनों में 1 1 1 लगा दिए हैं, सब है ना अपना वेक्टर से ना इस तरीके से ना रिप्रेजेंटेड है। ओके, आगे देखो, अगर हम लोग इससे आगे बढ़े किसी पॉइंट पे, यहाँ पे एक ले P फाइनल, तो मेरे पास क्या आएगा, x का 2 आएगा, y का भी 2 आएगा और z का भी 2 आएगा। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में p इनिशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में p फाइनल को रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनल पोजीशन वेक्टर। अब आप देखिए, इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ जो आप वेक्टर बनाते हैं उसको कहते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ जो आप वेक्टर ड्रॉ करते हैं उसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, तो यहाँ पे बताओ कौन सा लॉ लगाने से हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बहुत आसानी से मिल जाएगा। लॉ का नाम बोलो। वेरी गुड, यूजिंग ट्रायंगल लॉ। यूजिंग ट्रायंगल लॉ, जब आप ट्रायंगल लॉ लगाएंगे तो आप देखिए आपका ये दो वेक्टर मतलब इनिशियल पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये दोनों सेम ऑर्डर में है और दोनों को ऐड करेंगे तो फाइनल पोजीशन वेक्टर आएगा। तो क्या हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिख सकते हैं फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर ये रहा, इनिशियल पोजीशन वेक्टर ये है। सर फाइनल पोजीशन वेक्टर और इनिशियल पोजीशन वेक्टर कैसे लिखे, हम यहाँ लिख देते हैं ना। जब तुम इनिशियल पोजीशन वेक्टर लिखोगे तो x1 लोगे i कैप, y1 j कैप और z1 लोगे k कैप। जब तुम फाइनल पोजीशन वेक्टर लोगे तो x2 लगाओगे, इसके साथ लगेगा i कैप, y2 के साथ j कैप और z2 के साथ लगेगा k कैप। बस दोनों डाटा इसमें प्लेस कर दीजिएगा, जो वैल्यू आएगा वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? Yes. क्या सबको मेरी बात समझ में आ रही है? कहीं किसी को डाउट? चलिए ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब आप लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे, आप लोगों को बनाना है क्वेश्चन सॉल्व करना है आप लोगों को। क्या ये क्वेश्चन विजिबल है? फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टिप ऑफ ए आवर हैंड ऑफ द क्लॉक बिटवीन 1 PM to 5 PM वेयर द लेंथ ऑफ द आवर हैंड इज 6 सेंटीमीटर। क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन विजिबल है, दिख रहा है सबको? Yes, sir. चलो, क्लॉक के ऊपर आपको बताना है कि क्लॉक का अगर हम लोग लेते हैं आवर हैंड तो 1 PM से लेके 5 PM के बीच उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट कितना है ये बताना है। ये आपका क्लॉक, ड्राइंग का सारा इक्विपमेंट मेरा चलो कोई बात। अभी जरा गौर करें, ये भाई आपका 0 बजता है, आप 12 बज सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फिर यहाँ पे कहीं 1 बजेगा, फिर आपका यहाँ कहीं 2 बजेगा और ये आपका 3 बजना है। फिर उसके बाद ये 4 बजा, ये 5 बजा और फिर आपके पास यहाँ 6 बजना। मेरा काम यही है, मेरा इनिशियल पोजीशन वेक्टर ये है और मेरा फाइनल पोजीशन वेक्टर ये है। अच्छा, आपको पता है कि यहाँ पे हर एक आवर जो है, हर एक आवर जो है वो कुछ एंगल फॉर्म करता है। हर एक आवर कितने डिग्री एंगल फॉर्म करता है? 1 आवर 1 आवर 1 आवर 1 आवर कितना डिग्री एंगल फॉर्म करता है? 30 डिग्री 30 डिग्री। इसका मतलब 30 30 30 30 30, क्या ये टोटल 120 डिग्री है? Yes, sir. Yes, sir. अब जरा सोच के बताइए, अगर ये रेडियस है, ये रेडियस है और दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है और बीच में जो हम लोग का एंगल 120 है
तो जो हम लोगों का रिजल्टेंट है, जो हम लोगों का रिजल्टेंट वेक्टर है, जो हम लोग का रिजल्टेंट, जो हम लोग का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, क्या वो भी सेम मैग्नीट्यूड का होगा? नो सर। बोलो हाँ या ना। यस सर, 120 है तो सेम ना होगा सर, डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होगा। वेरी गुड। एक्चुअली इनका रिजल्टेंट सेम होगा, डिस्प्लेसमेंट रिजल्टेंट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का सब्सट्रैक्शन है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का सब्सट्रैक्शन है। आप लोग देखिए, हम आपको दिखाते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो वेक्टर का सब्सट्रैक्शन है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दो इक्वल वेक्टर का अगर आप रिजल्टेंट निकालते हैं, एडिशन रिजल्टेंट निकालते हैं, तब 120 डिग्री पे सेम आंसर आता है, लेकिन सब्सट्रैक्शन रिजल्टेंट 120 डिग्री पे सेम आंसर नहीं देता, वो अलग आंसर देता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, तो ये जो आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिख रहा है ना, मान लीजिए ये O है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो एक्चुअली AB वेक्टर है, ठीक है, और ये AB वेक्टर हमारे OB वेक्टर और OA वेक्टर का सब्सट्रैक्शन है, ये वेक्टर का सब्सट्रैक्शन है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा वेक्टर का सब्सट्रैक्शन कॉन्सेप्ट लगाइएगा तो आंसर आएगा, नहीं तो आपको इसको कंपोनेंट्स में तोड़ के बनाना पड़ेगा, आपको जैसे मन वैसे बनाना, आपका आंसर सेम आएगा। अगर आप वेक्टर का सब्सट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, AB कहने का मतलब सब्सट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट, सब्सट्रैक्शन वाला फॉर्मूला पढ़ के गए थे लास्ट डे, रूट अंडर एक वेक्टर का स्क्वायर दूसरे वेक्टर का स्क्वायर -2, एक वेक्टर था दूसरा वेक्टर था और था बीच में कॉस ऑफ दोनों के बीच का एंगल। यस सर। क्या बोलते हो? ठीक है, तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख दें, क्या हम लोग इसको ऐसे लिख दें, रेडियस का स्क्वायर 2 इंटू रेडियस इंटू -1/2 cos 120, ये 2 और 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या ये रूट अंडर 3r स्क्वायर आया? 3r स्क्वायर का मतलब है √3r, बोलो सही है कि नहीं? यस सर। ठीक है, व्हाट इज द कॉमन मिस्टेक जो जनरल स्टूडेंट्स कर लेता है? कॉमन मिस्टेक जनरल स्टूडेंट यही कर लेता है कि उसको लगता है कि दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का है और उनके बीच का एंगल 120 है तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड सेम होगा। हम बिल्कुल मानते हैं, लेकिन क्या डिस्प्लेसमेंट आपका एडिशन रिजल्टेंट है? नहीं, डिस्प्लेसमेंट आपका सब्सट्रैक्शन रिजल्टेंट है, ये सब्सट्रैक्शन रिजल्टेंट है, इसलिए एडिशन रिजल्टेंट वाला कॉन्सेप्ट यहां ना लगाएं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। क्लियर ना? कोई डाउट नहीं ना? नो सर। ठीक, वेरी गुड। Position vector of two balls are given. What will be the distance between the two balls? आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। चलिए डिस्प्लेसमेंट निकालिए, उनके बीच का है ना मैग्नीट्यूड निकालिए। चलिए बनाइए फटाफट, अपने से आंसर बताइए। डिस्टेंस निकालना है मतलब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। आंसर बताओ, आंसर एकदम हम नहीं आपको बना के देंगे, आपको खुद से बनाना है। सर 5। क्या रहा है? 5? यस सर 5। यस सर 5। सभी का 5 आ रहा है? सर 5। हाँ ठीक है, वेरी गुड, 5 आएगा सबका। क्या जी सबका सॉल्व हुआ? यस सर। यस सर 5। चलिए ठीक है, किसी का ऐसा जिनका नहीं सॉल्व हुआ हो तो बोलिए, हम बना देंगे। कोई नहीं, वेरी गुड, ठीक है। चलिए सुनिए, ये आपके पास वो इक्वेशंस है जिसको आप है ना वेक्टर्स के अंदर है ना रीड करते हैं। आप जब काइनेमेटिक्स पढ़िएगा ये सारा इक्वेशन आएगा। आपके पास है v इज इक्वल्स टू u प्लस एटी, आपके पास s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। आप उसका वेक्टर फॉर्म देख लीजिए। हम आपको है ना ये सारा इक्वेशंस आपको यहीं पे कलेक्टिवली कर देते हैं, जरा गौर करना।
फॉर मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर आप कोई मोशन को कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में पढ़ते हैं, अगर आप किसी मोशन को कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में पढ़ते हैं, तो आप याद रखिए वी कैन यूज इक्वेशन ऑफ मोशन। हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड सर। इक्वेशन ऑफ मोशन का मतलब क्या है? देखो भाई, काइनेमेटिक्स का ये इक्वेशन जो आप पढ़ के रखे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आप सुनिए, दूसरा है आपके पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा इक्वेशन है आप लोगों के पास v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एक चौथा इक्वेशन भी होता है एसेंट करके, लेकिन वो हम काइनेमेटिक्स में ही आपको बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। ठीक है, आप ये जो सारा इक्वेशंस आज तक आप अपने सामने देखे हैं, ये सब वेक्टर्स है। मतलब दिस इज नथिंग एल्स बट सिंपली वेलोसिटी वेक्टर। इट इज इनिशियल पोजीशन वेक्टर, इट इज एक्सेलरेशन एंड टाइम। दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर u एंड t प्लस हाफ एक्सेलरेशन एंड t का स्क्वायर। सर ये कैसे लिखिएगा आप? अरे भाई, हम इसको लिख देंगे वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में। क्या समझे? u डॉट u प्लस 2 एक्सेलरेशन और डॉट s। तो जो भी आपका इक्वेशन ऑफ मोशंस है ना, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s, ये सब वेक्टर है। अगर कोई बोल दे कि जो v इक्वल्स टू u प्लस ए टी आप यूज करते हो, उसमें v किसको स्टैंड करता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए बोलेगा स्पीड को कि वेलोसिटी को, तो आप क्या बोलेंगे? वेलोसिटी को। अगर कोई बोलेगा s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, में s किसको स्टैंड करता है? डिस्टेंस को कि डिस्प्लेसमेंट को, आप क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। तो अब से इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए एंड बी केयरफुल। ये आपके न्यूमेरिकल्स में भी बहुत बेहतरीन तरीके से काम आता है। चलिए देखिए, क्वेश्चन है आपके पास, लिखा हुआ है इनिशियल वेलोसिटी 2i कैप, कहने का मतलब u आपको दे दिया है 2i कैप, एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन 3j कैप, कहने का मतलब a आपको दे दिया है 3j कैप। आगे फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट, आपको s निकालना है, एंड वेलोसिटी, और वेलोसिटी भी निकालना है। कितने समय के बाद निकालना है भाई? तो 3 सेकंड के बाद निकालना है। ठीक है ना? पार्टिकल इज लोकेटेड, जबकि एक चीज और मेंशन कर दिया, पार्टिकल इज लोकेटेड एट दिस, फाइंड इट्स फाइनल लोकेशन। अगर उसका इनिशियल पोजीशन है 3i कैप प्लस 4j कैप, तो आपको उसका फाइनल लोकेशन भी बताना है। ठीक है, क्या बोलते हो तुम लोग? ट्राई करोगे? यू हैव 2 मिनट्स। ओके, 2 मिनट्स, ट्राई करो, आंसर बताओ। चलो फटाफट लग जाओ, लग जाओ फटाफट। तो देखो यार, किसी किसी का आंसर आया है। चलिए देखते हैं, काम करते हैं हम लोग अपना। आप जब यहाँ पे वेलोसिटी निकालना चाहेंगे तो सिंपली आप u प्लस ए टी को लगा दें। u का वैल्यू आपके क्वेश्चन में मेंशन है 2i कैप, एक्सेलरेशन मेंशन है 3j कैप, और आपको टाइम दिया गया है 3 सेकेंड। तो इसका मतलब जो आपका वेलोसिटी वेक्टर है वो है 2i कैप प्लस 9j कैप। ये वेलोसिटी है वेक्टर फॉर्म में। अगर कोई स्पीड आपसे पूछे, अगर मान लीजिए कोई आपसे स्पीड पूछे, तो अगर स्पीड पूछा जाए तो आप v का मैग्नीट्यूड निकाल दें। जो आप v का मैग्नीट्यूड निकालेंगे वही इसका स्पीड हो जाएगा। अब देखिए, अब आप निकालिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u तो था 2i कैप और टाइम है 3 सेकेंड, हाफ एक्सेलरेशन था आपका कितना था? 3j कैप, और टाइम है 3 का स्क्वायर। तो आपके पास हो गया ये 6i कैप प्लस 27/2 ऑफ j कैप। बोलो सही है? अच्छा, ये s क्या है? हम आपसे s का नाम पूछना चाहते हैं। ये s वेक्टर क्या वेक्टर, कौन सा वेक्टर है? वेरी गुड, वेरी गुड।
अगर ये s डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो क्या नहीं लिखिएगा फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, बोलिए हाँ या ना। तो उसको इधर लाके जोड़ेंगे। अगर आपको r फाइनल चाहिए, अगर आपको r फाइनल चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में इनिशियल को लाके ऐड कीजिएगा ना। बस कर दीजिए, आंसर आ गया, कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। यहाँ पे है 6 i कैप प्लस 27/2 ऑफ j कैप और इनिशियल पोजीशन वेक्टर है 3 i कैप प्लस 4 j कैप, 3 i कैप और प्लस 4 j कैप। सॉल्व कर लो, जो आया वही आंसर, सॉल्व कर लो, जो आया वही आंसर। इज दिस क्लियर? आवाज आ रही है? यस सर। चलो ठीक है, किस किस का सही हुआ, नाम बोलो। सर मेरा सही हुआ सर। मेरा मतलब आलोक कुमार नाम है मेरा। नो सर, आलोक का सही हुआ। हाँ आलोक का सही हुआ। और किसका? आयुषी। आयुषी, वेरी गुड। और कोई? सर सिर्फ फाइनल लोकेशन। हाँ ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए जिनसे भी नहीं बना, आपको समझने में कहीं दिक्कत है तो प्लीज आस्क। अगर आपको कोई भी एक भी छोटा सा वर्ड नहीं समझ में आया हो जरूर पूछ ले, क्योंकि हम वेक्टर में कभी कोई कॉन्सेप्ट छोड़ना ही मत, ये मेरा अपना पर्सनल सजेशन है। काइनेमेटिक्स स्टार्ट हुआ ना, आपको पता चल जाएगा कि सर क्यों इतना बोल रहे थे। क्या जी आप लोगों को पता चल रहा है, जो लोग बैठे हैं काइनेमेटिक्स में पिछले दिन? यस यस। इसलिए हम बोल रहे हैं वेक्टर में कोई भी डाउट मत छोड़िएगा, क्षण भर भी डाउट मत छोड़िएगा, ठीक है। आपको जहां डाउट है प्लीज से एकदम कंफर्टेबल रहो, बात करने का आदत डालो, टीचर के साथ बात करने का आदत डालो, ठीक है ना। खाली गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग टीचर के साथ नहीं किया जाता है, टीचर के साथ है ना डिस्कस किया जाता है कि हाँ सर ये नहीं समझे सर प्लीज, ठीक है ना। आपको अगर नहीं समझ में आया है आप पूछिए, अगर आप समझ गए हैं तो वेल एंड गुड है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या बोलते हो, आगे बढ़े या रुके? सर ये स्पीड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैसे है सर? स्पीड जब नाम लेंगे ना आलोक कुमार, क्या बोले सर? स्पीड जब नाम लेंगे तो हमेशा इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है, तो इसलिए जो भी निकलेगा उसका मैग्नीट्यूड निकालना। अभी काइनेमेटिक्स मतलब वेक्टर पढ़ाने दो, ओके ओके सर। चलो अगला क्वेश्चन, दिमाग दौड़ा लो, खुद से बनाओ, चलो ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। देखो लिखा है पार्टिकल हु हैज अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, मतलब आपका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है 50 मीटर पर सेकेंड। It moves along a straight line from A21 to B95। एक पॉइंट A है जिसका कोऑर्डिनेट है, कितना कोऑर्डिनेट है भाई, 21 और एक पॉइंट B है जिसका कोऑर्डिनेट है 925, ठीक है। बोला है A से सीधा B की तरफ जा रहा है, A से सीधा B की तरफ जा रहा है, तो क्या आपको पता चल रहा है कि AB उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। बोला है फाइंड इट्स वेलोसिटी वेक्टर, आपको वेलोसिटी वेक्टर निकालना है। तो देखो ना, अगर आपको वेलोसिटी वेक्टर निकालना है तो उसके मैग्नीट्यूड में अगर ये उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो क्या आप डी कैप से मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन तो ऐसे भी ही है, तो जो हमारे डी कैप का डायरेक्शन होगा वही ना आंसर है। अरे बोलो हाँ या ना। यस समझे सर, नहीं समझे सर। ठीक है वेरी गुड। अच्छा लास्ट टाइम लोग ऐसा सीखे थे कि अगर ये हमारा p वेक्टर है तो p कैप का डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में होगा। यस सर। ठीक है, अब आप अगर a से b जा रहे हैं और आपको वेलोसिटी में डायरेक्शन पुट करना है तो जो ab वेक्टर का यूनिट वेक्टर होगा वही ना आपको डायरेक्शन बताएगा। ab वेक्टर जो डिस्प्लेसमेंट था उसी का ना d कैप आपको डायरेक्शन बताएगा। यस सर। अब ठीक है, यस सर। तो हम लोग लिख रहे हैं इसको दैट वेलोसिटी इज, मैग्नीट्यूड तो ऊपर में 50 लिखा हुआ है। अब डी कैप लिखना है भाई थोड़ा सावधानी से, डी कैप लिखना है थोड़ा सावधानी से। क्या फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये डिस्प्लेसमेंट आएगा और नीचे उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे, बोलो सही है या नहीं। यस सर। अब आप सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा वही आंसर होगा। फिर आगे देखो, if at initial instant it is located at 20, मतलब शुरुआत में उसका पोजीशन जो था वो 2 i कैप था।
फाइंड इट्स फाइनल लोकेशन आफ्टर 3 सेकेंड, 3 सेकेंड के बाद फाइनल लोकेशन बताना है। तो जब आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखिएगा तो जो वेलोसिटी वेक्टर आया उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां आ गया आपका वेलोसिटी वेक्टर, ओके, उसको टाइम से मल्टीप्लाई, डिस्प्लेसमेंट आएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को फिर आपको लिखना पड़ेगा ना, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर इज इक्वल्स टू एस। फिर आप यहां से निकाल लो आर फाइनल, तब आपको आंसर मिलेगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? अरे बोलो सर, एक बार और एक्सप्लेन करेंगे? बिल्कुल करेंगे, ठीक है। इसको बना देते हैं, हम आधा अधूरा छोड़ रहे हैं इसलिए शायद आपको दिक्कत हो रहा है। आप लोग देखिएगा, सबको ध्यान से देखिएगा। ओहो, देखिए आराम से हम लोग इसको पूरा सॉल्व करते हैं, धीरे धीरे सॉल्व करते हैं, कहीं कोई इशू नहीं है। अभी एक वेक्टर प्रोडक्ट बचा हुआ, वेक्टर प्रोडक्ट हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आज तो नहीं हो पाएगा वेक्टर प्रोडक्ट में, मतलब मल्टीप्लिकेशन अभी बचा हुआ, वही मल्टीप्लिकेशन देखना, यही प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में समझ। चलिए पहले इस वेलोसिटी को फाइंड आउट कर लेते हैं। 50 छोटे छोटे क्वेश्चंस का आंसर दे प्लीज, सब कोई बैठे ना रहे, छोटे छोटे क्वेश्चंस का आंसर दे। हाँ देखिए, ए है उसका इनिशियल पोजीशन और बी है उसका फाइनल पोजीशन। तो क्या हम लोग फाइनल बी का पोजीशन वेक्टर लिख दें 9i कैप प्लस 25j कैप, यस सर। और फिर ए के पोजीशन को 2i कैप प्लस j कैप को माइनस करें, नीचे में जो भी आएगा उसको हम लिख रहे हैं 9i कैप प्लस 2j कैप 25j कैप एक्चुअली माइनस 2i कैप प्लस j कैप का मॉड। अच्छे से देखो, आराम से देखो, समझो क्या सही लिखे हैं। दिस इज 50। थोड़ा कैलकुलेशन शॉर्ट करते हैं, 9 में से 2 गया 7i कैप, 25 में से 1 गया 24j कैप, और नीचे इसी का मैग्नीट्यूड निकालना है 7i कैप प्लस 24j कैप। कोई बताएगा 7i कैप और 24j कैप का मॉड कितना होगा? रूट अंडर 7i कैप प्लस 24j कैप रूट अंडर 7 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो, 25 आएगा नीचे, बोलो बोलो सही बोले, 25 आएगा। 7i कैप एंड 24j कैप और नीचे में 25 आ गया। 25 से ये कट गया 2 टाइम्स बाई 2 से ये मल्टीप्लाई हो गया 14i कैप और प्लस 48j कैप। बोलो ये क्या आया है? क्या ये मेरा वेलोसिटी वेक्टर आया है अभी तक? अच्छे से देखिए, देखिए हम आपको यही छोड़ रहे थे, हम बोल रहे थे कि ये कैलकुलेशन आपको खुद से करना था, ठीक है। आप देख रहे हैं ना, यहाँ के बाद वाकई में ये सब चीज आप खुद से कर सकते हैं। अगर आप 2-4 बार गलती करने का जज्बा रखते हैं तो आप कर सकते हैं, और जब आप गलती करेंगे तभी आप सीखेंगे, मेरे बनाने से आप बिल्कुल नहीं सीखेंगे। आप लोग मेरी बात को समझिए, मेरे बनाने से आप बिल्कुल नहीं सीखेंगे। जब आप खुद से बनाएंगे, 2-4 गलती करेंगे, चीजों को है ना गलत करके सीखेंगे, फिर उसको ठीक करेंगे, तब आप वाकई में सीख रहे होंगे। मेरे एक बार में सही बनाने से आपका 5 बार गलत करके सही बनाना ज्यादा अच्छा और ज्यादा बेनिफिट होगा। देखिए हम आपको यहाँ छोड़ रहे थे ना, बोले थे निकाल लेना वेलोसिटी, बोलो हाँ या ना, बोलो हम आपको यहाँ छोड़ रहे थे ना, बोले थे ना निकाल लेना वेलोसिटी। देखो आया वेलोसिटी 14i का प्लस 48। अब देखो, अब इसके बाद हम आपको क्या लिख के दिखाए थे, हम वो भी आपको लिख के समझाते हैं। देखिए हम आपको क्या सिखाए, हम आपको ये बोल रहे थे कि देखो v आ गया ना, तो फिर डिस्प्लेसमेंट निकाल लेना वेलोसिटी इनटू टाइम करके। वेलोसिटी मेरे पास आ गया है 14i कैप प्लस 48j कैप, और टाइम कितना था भाई, कोई बता देगा टाइम? 3 सेकंड सर। 3 सेकंड। हाँ 3 सेकंड, वेरी गुड। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो यार, तो देखो क्या ये मेरा 42i कैप और ये 3 से मल्टीप्लाई कर ले तो कितना हो गया 144j कैप, बोलो है
अब बताओ, क्या आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना था? नहीं, आपको पोजीशन निकालना था। तो पोजीशन के लिए थोड़ा काम और बचता है, बिकॉज हम लोग पढ़ के रखे हैं कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब है इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन। तो अगर हम आर फाइनल निकालने जाएंगे, तो क्या हमको आर इनिशियल, सॉरी उल्टा लिख दिया ना, उल्टा लिख दिया, थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसको प्लस इसको माइनस कर दें। तो अगर हम आर फाइनल लिखने जाएंगे तो आर इनिशियल और प्लस एस होगा। आर इनिशियल कहीं मेंशन था, कितना था? ये देखो 2 आई कैप है ना। तो ये मेरा 2 आई कैप है और प्लस डिस्प्लेसमेंट आप ऊपर निकाल के रखे हैं 42 आई कैप प्लस 144 जे कैप। तो आपके पास हो गया 44 आई कैप और प्लस 144 जे कैप। क्या मेरी बात समझ में आई? और ये था उसका फाइनल पोजीशन। अगर कोई बोलेगा सर कोऑर्डिनेट में बता दीजिए ना, तो कोऑर्डिनेट है भाई 44, 144। बोलो सही है? तो देखिए हम आपको कहां तक ले जाके छोड़ रहे थे, और हम वाकई में चाहते हैं कि आप लोग खुद से वैसे काम करें। ये बता दी चुके थे, ये भी हम आपको बता चुके थे, और फिर हम आपको यहां तक लाके हम छोड़ दिए थे। ठीक है, बीच में देखिए एक्स्ट्रा क्या हुआ, बीच में जो एक्स्ट्रा हुआ उसको समझने का कोशिश करो, देखो बीच में जो यहां से इन तीनों लाइन के बीच हुआ वो कैलकुलेशन पार्ट एंड यू हैव टू बी कंसंट्रेट ऑन दैट। आपको करना है। मेरे करने से नहीं होगा। आपके करने से जरूर होगा। ये बात ध्यान रखना। एक दो बार गलती तो करो यार, फिर ठीक होगा। क्या कोई डाउट किसी को? नो सर उसमें स्क्वायर क्यों किए मॉड में? ये हाँ, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कंपोनेंट का स्क्वायर का रूट निकालते हैं ना मॉड में। अच्छा हाँ, मैग्नीट्यूड है ना वो। इज दिस क्लियर? यस सर। ठीक है, अभी जरा पीछे कर लेते हैं, सब चीज देख लेते हैं जो अभी आज आप डिस्कस किए हैं, उन सबको एक बार कलेक्टिवली दिमाग में भर लो, फिर आगे हम लोग आज बहुत अच्छा क्वेश्चंस वैसे कर रहे हैं, सो बी केयरफुल। देखिए आज हम शुरुआत ही किए थे आपका डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर फॉर्म से, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से हम लोग स्टार्ट किए। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट से हम लोग स्टार्ट किए थे डिस्कस करना। ओके, और यहीं से हमारा डिस्कशन स्टार्ट था। फिर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया गया आपको। डिस्प्लेसमेंट के बाद आप देखिए कितना अच्छा यूज हो रहा है आज, बार बार यहाँ एस आ रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल, और उसके बाद हम लोग काम कर रहे हैं। ओके, देख रहे हैं बार बार यूज हो रहा है। यहाँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही यूज हुआ। आपको बताया गया कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब एडिशन रिजल्टेंट नहीं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब सब्सट्रैक्शन रिजल्टेंट। ओके, सब्सट्रैक्शन रिजल्टेंट। फिर आपके पास एक न्यूमेरिकल था, ये आप लोग बोले बन गया, आप खुद से बना लिए। फिर उसके बाद आपको बताया गया कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन में आप टर्म्स यूज करते हैं उसका वेक्टर फॉर्म आप कैसे यूज करेंगे अब। ठीक है, आपके पास उसके बाद क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन था, इसको भी आप सॉल्व किए, सेकंड क्वेश्चन है आपको सॉल्व किए। कहीं कोई दिक्कत यहां तक समझने में किसी को? नाउ यू हैव नो सर मल्टीप्लिकेशन बिटवीन वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के बीच का मल्टीप्लिकेशन। सर क्या होता है दो वेक्टर के बीच का मल्टीप्लिकेशन? एकदम दिमाग शांत। वेक्टर का जो अलजेब्रा होता है, ऑब्वियसली जब आप वेक्टर अलजेब्रा का बात करते हैं तो आपको वेक्टर्स को ऐड, सब्सट्रैक्ट और मल्टीप्लाई, तीन चीज करना होता है। वेक्टर में डिवीजन नहीं होता, वेक्टर्स में डिवीजन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। डिवीजन करने में, वेक्टर के जगह पे डिवीजन करने में हम लोग उसको कंपैरिजन करते हैं। तो वेक्टर में डिवीजन नहीं, उसके जगह पे आप कंपैरिजन करते हैं, एलएचएस को आरएचएस के साथ, आरएचएस को एलएचएस के साथ कंपेयर करके डाटा निकालते हैं। वेक्टर में डिवीजन नहीं होता। तो वेक्टर का एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। जिसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन आपका हो चुका है, आपके दिमाग में एक सेंस भी बन गया है कि उसका मीनिंग क्या है। अब आप आइए वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन। थोड़ा ध्यान से बातों को समझना।
मान लो जैसे आप फोर्स को मल्टीप्लाई करते हैं डिस्प्लेसमेंट के साथ, बताओ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लिकेशन आपको क्या देता है, बोलो। वर्क मिलता है, वर्क, वर्क, हाँ वर्क। और दूसरा वर्क, और दूसरा अगर आप पोजीशन वेक्टर को मल्टीप्लाई कीजिएगा फोर्स वेक्टर के साथ तो आपको मिलता है टॉर्क। ठीक है, देखिए अगर आप वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आप वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आप वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो यू हैव टू बी रिमेंबर दैट कि दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन आपको एक नया क्वांटिटी देगा। एडिशन और सब्सट्रैक्शन, सुनना बहुत ध्यान से, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का बात करें, यूनिट एंड डायमेंशन का बात करें। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, मास को मास के साथ ऐड करेंगे तो मास मिलेगा, लेंथ को लेंथ के साथ ऐड करेंगे लेंथ मिलेगा, वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस करेंगे वेलोसिटी मिलेगा। मतलब दो सेम तरह के फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्सट्रैक्ट करने से सेम तरह का ही फिजिकल क्वांटिटी मिलता भी है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको एक नया क्वांटिटी मिलता है। ठीक है, जैसे अगर आप वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको मास मिलेगा, अगर आप वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में भी ये कॉन्सेप्ट काम करता है कि जब दो अलग अलग क्वांटिटीज को आप डिवाइड करते हैं तो एक नया क्वांटिटी आपको मिल सकता है, मिल सकता है। नाउ सी दैट अगर आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक नया क्वांटिटी मिलता है। देखिए फोर्स एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर है और आपको मिला है एक नया क्वांटिटी वर्क। उसी तरह यहां पे देखो पोजीशन वेक्टर है और आपका फोर्स वेक्टर है, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई किया आपको मिला है टॉर्क। टॉर्क को ऐसे लिखते हैं टॉ से, वो जो रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है ना टॉ जैसा, टॉ मतलब टी जैसा दिख रहा है, ऐसे नीचे घुमा हुआ, वो टॉ कहलाता है। अब यहां सुनो, जब आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो तीसरा क्वांटिटी जो आपके सामने, नया जो तीसरा क्वांटिटी आपके सामने बनके तैयार होता है उसको थोड़ा पहचानिए। ये जो नया क्वांटिटी आपके सामने बनके तैयार है ना, ये खुद एक स्केलर है, और यहाँ पे जो नया क्वांटिटी आपका बनके तैयार है वो खुद में ही एक वेक्टर है। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब सुनो, जब दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन हो और एक नया क्वांटिटी जो बनके तैयार होता है, अगर वो एक स्केलर है तो इस तरह के मल्टीप्लिकेशन को हम लोग कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट या इसी का दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट। सर डॉट क्यों? अरे भाई मल्टीप्लिकेशन को तुम यहाँ डॉट से रिप्रेजेंट करता है इसलिए इसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। लेकिन अगर दो वेक्टर्स के बीच का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और रिजल्टेंट क्वांटिटी भी एक वेक्टर है तो इस तरह के मल्टीप्लिकेशन को आप कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, या इसी का दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। सर क्रॉस क्यों लगा है? क्योंकि इस तरह के मल्टीप्लिकेशन को आप क्रॉस से दिखाते हैं। क्या बेसिक्स आपको समझ में आया कि आप मल्टीप्लिकेशन को दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ने जा रहे हैं? एक ऐसा मल्टीप्लिकेशन जिसमें दो वेक्टर मल्टीप्लाई होगा और फिर से आपको एक स्केलर मिलेगा, और एक ऐसा मल्टीप्लिकेशन जिसमें दो वेक्टर मल्टीप्लाई होगा और आपको मिलेगा फिर से एक वेक्टर। अच्छा बताइए, तो इसको कोई पढ़ना, जरा सुनना बहुत ध्यान से। इसको कोई पढ़ो तो ये क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट में पढ़ना। 2 multiplied by 6 equals to 2 multiplied by 3 equals to 6. 2 multiplied by 3 equals to 6, ठीक है ना। अब यहाँ जो वर्ड मल्टीप्लाइड है उसके जगह पे आप अगर सिंबल में जाते हैं तो कभी आप डॉट लगाते और कभी आप क्रॉस लगाते, बोलो हाँ कि ना? Yes, sir.
लेकिन वेक्टर चैप्टर में आप डॉट और क्रॉस सोच समझ के लगाइएगा। अगर आपको दिख रहा है कि दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन से एक स्केलर बन रहा है तो आप डॉट लगाएंगे, यहां क्रॉस लगाइएगा, गलत हो जाएगा। और अगर आपको दिख रहा है कि दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन से फिर से एक वेक्टर बन रहा है तो यहां आप क्रॉस लगाएंगे, अगर यहां डॉट लगा दिए तो गलत हो जाएगा। सो याद रखना, वेक्टर्स में जो मल्टीप्लिकेशन है उसको दिखाने के लिए डॉट और क्रॉस को सावधानी से यूज करना है, डॉट और क्रॉस को सावधानी से यूज करना है। ओके, आपको डॉट हमेशा यूज करना है फॉर द स्केलर प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट और आपको क्रॉस हमेशा यूज करना है फॉर द वेक्टर प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। इज दिस क्लियर? आज से आप लोगों को 2-3 स्केलर प्रोडक्ट हम यहां लिख देते हैं। फिर से अगर आप फोर्स को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर मिलेगा। हम बोल रहे हैं यही सब क्वेश्चन आने वाला है, सो बी केयरफुल। आपको फोर्स देगा, वेलोसिटी देगा, पावर पूछेगा, मतलब आपको बोल रहा है कि भाई डॉट प्रोडक्ट यूज कीजिए। आपको पोजीशन वेक्टर फोर्स देगा, टॉर्क पूछेगा, आपसे बोल रहा है कि भाई आप क्रॉस प्रोडक्ट यूज कीजिए। दूसरा एग्जांपल है क्रॉस प्रोडक्ट। आर को अगर आप पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम होता है। जब आप पोजीशन वेक्टर आर को लीनियर मोमेंटम पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम होता है। एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर। तो आपको नाम के साथ याद होना चाहिए। फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वर्क, कौन सा प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। पोजीशन वेक्टर, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, कौन सा प्रोडक्ट? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, फिर से बोलो, वेलोसिटी है, फोर्स है और पावर है, कौन सा प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट। और अगर हमारे पास फोर्स है और पोजीशन वेक्टर है और टॉर्क है तो कौन सा प्रोडक्ट? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट। कोई नहीं आएगा बताने, यू हैव टू डिसाइड योरसेल्फ। आपको खुद से डिसीजन लेना पड़ेगा कि कौन सा प्रोडक्ट यूज करें। तो कम से कम आपको 4 मालूम होना चाहिए और जैसे जैसे समय निकलेगा आपको एक एक करके सब मालूम हो जाएगा, टेंशन ना लें। ठीक है, चलिए आज के क्लास में हम लोग है ना क्रॉस प्रोडक्ट, सॉरी स्केलर प्रोडक्ट का डिसीजन है स्टार्ट करते हैं। स्केलर प्रोडक्ट, दो वेक्टर के बीच का मल्टीप्लिकेशन अगर स्केलर है तो मेरा काम तो बहुत आसान है। स्केलर का मतलब खाली मैग्नीट्यूड सोचिए, डायरेक्शन का तो कोई झमेला है नहीं। अगर स्केलर प्रोडक्ट है तो खाली मैग्नीट्यूड सोचिए, डायरेक्शन में क्या है, डायरेक्शन तो होता ही नहीं है। तो काम मेरा आसान है, बी केयरफुल, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। जरा देख, अगर कभी भी हमारे पास दो वेक्टर आया, हम सब कुछ आपके सामने है ना, यहां से लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं यहां समझ। मान लीजिए एक वेक्टर है और बी एक वेक्टर है और बीच का एंगल है थीटा। तो अगर आपको ए और बी के बीच का डॉट प्रोडक्ट चाहिए तो आप सीधा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लेंगे, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड लेंगे और दोनों के बीच के एंगल का कोसाइन वैल्यू। मतलब आप ऐसे समझे कि ए डॉट बी इज सिंपली रिटन एज ए बी कॉस थीटा। ए और बी के बीच का जो डॉट प्रोडक्ट है वो है ए बी कॉस थीटा। अगर हमारे पास, जैसे एक एग्जांपल देखो, अगर हमारे पास ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, फोर्स है 10 न्यूटन का और इस डायरेक्शन में इसका एक डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है 6 मीटर का एट एन एंगल मान लो 53 डिग्री। आपसे बोले कि देखो भाई फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, बताओ ये फोर्स कितना वर्क किया। तो सिंपली आपको पता होना चाहिए कि फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वर्क मतलब डॉट प्रोडक्ट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डॉट प्रोडक्ट। आप लिखेंगे वर्क विल बी इक्वल्स टू एफ एस कॉस 53 डिग्री। फोर्स के जगह पे है वैल्यू 10, डिस्प्लेसमेंट के जगह पे है 6 और cos 53 का वैल्यू पढ़े आप लोग 3/5। 5 से 1 कटा, 2 बार में 3 दूनी 6 और 6 36 जूल इज योर आंसर। डिड यू गेट दिस? समझ में आया कैसे निकला? ठीक है, तो दो वेक्टर्स के बीच का अगर डॉट प्रोडक्ट निकालना हो यू हैव टू गो थ्रू ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा, जहां स्मॉल ए स्टैंड करता है ए का मैग्नीट्यूड, स्मॉल बी स्टैंड करता है बी का मैग्नीट्यूड और साथ में कॉस थीटा, दोनों के बीच के एंगल का कोसाइन है। ठीक है, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। चलिए यही आपके पास यहाँ पे लिखा है ए बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। It is called scalar product because its product is a scalar quantity। जो उसका फाइनल आंसर होगा वो एक स्केलर होगा, इसलिए आपको इसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं।
अब यहाँ सुनिएगा ध्यान से मेरी बातों को, यहाँ जो चीज लिखा हुआ उसको आराम से समझ लीजिए, ठीक है। जब आप डॉट प्रोडक्ट को यूनिट वेक्टर्स के बीच देखते हैं, डॉट प्रोडक्ट बिटवीन आई कैप, जे कैप एंड के कैप, आई कैप, जे कैप और के कैप के बीच का डॉट प्रोडक्ट, आई कैप, जे कैप और के कैप के बीच का डॉट प्रोडक्ट। ओके, क्या आप तीनों के बीच का एंगल जानते हैं? क्या आप तीनों के बीच का एंगल जानते हैं? ठीक है, ठीक है, जस्ट हम एक चीज खोज रहे हैं और ठीक है, चलो आपको तीनों वेक्टर है, मान लो ये x है, ये y है और ये आपका z है, तो आपका ये रहा आई कैप, ये रहा जे कैप और ये रहा के कैप। अब सोचिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग सिमिलर यूनिट वेक्टर्स के बीच बात करें, कहने का मतलब हम लोग बात करें आई कैप का डॉट प्रोडक्ट आई कैप के साथ, या हम लोग बात करें जे कैप का डॉट प्रोडक्ट जे कैप के साथ, या हम लोग बात करें के कैप का डॉट प्रोडक्ट के कैप के साथ, कोई ये बता रहा है कि दो अगर आई कैप लेंगे, आई कैप और आई कैप अगर दो आई कैप लेंगे तो उनके बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। 0 डिग्री, 0 डिग्री। तो यहाँ आप लिखे आई कैप का मैग्नीट्यूड, फिर आप लिखे आई कैप का मैग्नीट्यूड और कॉस 0 डिग्री। कोई बता रहा है कि आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है? इतना देर 1 यूनिट वेक्टर है यार, यूनिट वेक्टर है 1, ठीक है, 1 1 1, क्या ये 1 होगा? 1 1 1 1 होगा। उसी तरह जे कैप 1 होगा, के कैप भी 1 होगा। बोलो समझ में आया? ठीक है, अब बताना, अगर हम आई कैप का डॉट प्रोडक्ट जे कैप के साथ लेंगे तो आई कैप, जे कैप और cos 90 होगा, cos 90 का वैल्यू बोलो 0, तो सब मिलके 0 ही ना होगा। इसी तरह अगर हम लोग जे कैप और के कैप ले लेते हैं तो भी 0 होगा। उसी तरह अगर हम के कैप और आई कैप ले लेते हैं तो भी ये वैल्यू कितना होगा? 0 होगा, ठीक है। तो आपको ये चीज दिमाग में रखना चाहिए, अगर हम लोग के पास सेम काइंड ऑफ यूनिट वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट है तो वैल्यू 1 होता है, और अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के बीच का डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो वैल्यू 0 होता है। दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के बीच का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है? बोलो 0 होता है। दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के बीच का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है? बोलो फटाक से 0 होता है, ठीक है ना। अगर हम ईस्ट में जा रहे हैं और मेरा फ्रेंड भी ईस्ट में ही जा रहा है, हम भी ईस्ट में जा रहे हैं और मेरा फ्रेंड भी ईस्ट में जा रहा है, तो दोनों के वेलोसिटी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा या 0 होगा? मतलब पॉजिटिव होगा। मेरा वेलोसिटी वेक्टर और मेरे दोस्त का वेलोसिटी वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो cos 0 होगा, cos 0 का वैल्यू 1 होगा, मतलब पॉजिटिव होगा। अच्छा, हम जा रहे हैं ईस्ट में और मेरा दोस्त जा रहा है वेस्ट में, दोनों के बीच का एंगल 180 हुआ। यस सर। तो जब हम लोग cos थीटा में यहाँ पे cos थीटा में cos 180 पुट करेंगे तो प्लस आएगा कि माइनस? माइनस आएगा, माइनस। तो उस समय याद रखना डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। अब हम जा रहे हैं ईस्ट में, मेरा दोस्त जा रहा है नॉर्थ में, हम जा रहे हैं ईस्ट में, मेरा दोस्त जा रहा है नॉर्थ में, हम जा रहे हैं ईस्ट में, मेरा दोस्त जा रहा है नॉर्थ में। बता डॉट प्रोडक्ट कितना? 0 होगा, बिकॉज दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक, तो ये पार्ट आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए। हम एकदम शॉर्ट में लिख देते हैं, देखो आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप एंड के कैप डॉट के कैप, ये सब इक्वल होता है 1 का। हाँ बोलो ना। तो जे कैप और आई कैप के बीच में तो सर 90 डिग्री है, पर के कैप और नहीं आई कैप नहीं जे कैप और के कैप के बीच में 90 डिग्री है। 90 नहीं है, कितना है? 90 नहीं है, 90 नहीं है ये।
क्या बोल दिया यार तुम? हाँ, 3 एक्सिस जब आप फिंगर को ऐसे खड़ा करते हैं, फिंगर को जब आप ऐसे खड़ा करते हैं, दिख रहा है फिंगर्स परपेंडिकुलर होता है तो तीनों परपेंडिकुलर ना होता आपस में। यस तो एक्स वाई के तो बीच समझ में में नहीं आ रहा था। अभी ठीक है ना, ये फिगर तो मतलब 2 डायमेंशन में बना है ना, इसलिए ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर, ठीक, तो वही तो कंफ्यूजन था। ठीक, चलो ये था हम लोगों के पास यहाँ तक का डिस्कशन। अब देखो हम आपको एक दूसरे तरीके पे ले जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि वेक्टर्स जो है वो तुमको आई कैप, जे कैप, के कैप के फॉर्म में दिया है। If vectors are given in terms of I cap, J cap and K cap, अगर आपका वेक्टर I cap, J cap और K cap के फॉर्म में दिया, मतलब सर क्या मतलब, ये देखो जरा कि वेक्टर A दिया है AX I cap, Y J cap और Z K cap, और वेक्टर B दिया है BX I cap, Y J cap और BZ K cap। ठीक है, अब अगर वेक्टर इस फॉर्म में दिया है तो आखिर आप इसके बीच का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालिएगा? एकदम हम इजी मेथड आपको दिखा रहे हैं, धड़ाधड़ दिमाग दौड़ाना, सोचना। देखो इसको पकड़ो, तीनों के साथ मल्टीप्लाई करो, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, बोलो सही है? अरे बोलो यार। हाँ, तो जरा बताओ, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ax bx होगा और i 1 होगा। अगला देखो ax by i j 0 होगा। ax by i डॉट j 0 होगा। प्लस अगला देखो ax bz बोलो i और k, क्या ये भी 0 होगा? यस सर। अब आप ay को पकड़िए, तीनों से मल्टीप्लाई कीजिए, तो देखिए ay का मल्टीप्लीकेशन bx के साथ, तो j डॉट आई कितना होगा बोलो? 0 हो जाएगा। j डॉट आई 0 हो जाएगा। फिर अगला देखिए a का y सॉरी और b का y और दोनों का j 1 आएगा। और फिर अगला हम लोग बोलेंगे तो ay और bz, देखो j और k 0 आएगा। फिर नेक्स्ट देखो az को मल्टीप्लाई करेंगे bx के साथ, क्या ये 0 आएगा? फिर अगला देखो az को मल्टीप्लाई करेंगे by के साथ, क्या ये 0 आएगा? और फिर नेक्स्ट देखो ay को मल्टीप्लाई करेंगे by के साथ, क्या 1 आएगा? ठीक है, तो 6 टर्म आप बोलो बोलो बोलो। z और bz ना होगा, ये वाला ना, बिल्कुल सही। AZ DZ, वेरी गुड। तो हमारे पास जो है वो 6 टर्म ऐसा है जो 0 वाला है। जो भी आपका 6 टर्म 0 वाला है वो तो आपका ऐसे ही खत्म हो गया। तो आपके पास 3 टर्म बचा, x वाला दोनों, y वाला दोनों और z वाला दोनों। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बाकी सब तो 0 है। ठीक है, तो आप जब दो वेक्टर को आई कैप जे कैप में दिया हुआ, दो वेक्टर को आई कैप जे कैप में दिए हुए दो वेक्टर का अगर वेक्टर के फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो दोनों के x कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करें, दोनों के y कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करें और दोनों के z कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करें, दोनों के z कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करें। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, अगर कभी भी वेक्टर्स देखिएगा, समझिए सर आप जो पढ़ा रहे हैं हमको उसका यूज पहले बता दीजिए तो हमको ज्यादा मन लगेगा पढ़ने में। देखिए आपके पास अगर क्वेश्चन ऐसे फॉर्म में दिया है जहां वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल दिया है, तो आपको इस कॉन्सेप्ट को यूज करना है। ये जो आप पढ़े हैं ना, इस कॉन्सेप्ट को यूज करना है। ये तब यूज कीजिएगा जब वेक्टर्स और उनके बीच का है ना एंगल दिया है।
लेकिन अगर वेक्टर इस तरह के फॉर्मेट में है, आई कैप जे कैप के फॉर्म में दिया है, तो आपको इस कॉन्सेप्ट को यूज करना है। जैसे जैसे बता दीजिए कुछ, मान लीजिए हम फिर से आपके वर्क का एक क्वेश्चन बनाते हैं आपके सामने कुछ ऐसा, अगर फोर्स 3i cap minus 2j cap plus 2k cap is acting on any body whose displacement is I cap plus j cap plus 6k cap, then find work। चलो भाई वर्क निकाल दो। अब देखो, आपका डाटा देख के आपको खुद से ये सेल्फ डिसीजन लेना है कि विच मेथड यू हैव टू बी प्रेफर्ड। क्या आप इस डाटा के बेसिस पे ऊपर वाला फर्स्ट मेथड लगा पाएंगे? क्या अभी आप एफ एस कॉस थीटा लगा पाएंगे ना? दोनों के बीच का एंगल नहीं पता सर, कहां से लगा पाएंगे? सही है, तो आपको डाटा के हिसाब से बनाने का मेथड बदलना पड़ता है। आपको डाटा के हिसाब से बनाने का मेथड बदलना पड़ता है। इसलिए आपको डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए हम आपको दो चीज सिखा रहे हैं, एक जिसमें मैग्नीट्यूड और एंगल हो तो ए बी कॉस थीटा, और एक जिसमें वेक्टर फॉर्म हो तो सबको एक्स को वाई, एक्स एक्स को वाई वाई को और जेड जेड को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे ये मेथड काम आएगा। हाँ, हम लोग सबको फिर से जानते हैं, हम लोग सबको जानते हैं कि वर्क इज नथिंग एल्स बट सिंपली द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। नाउ इट शुड बी रिटन एज फोर्स का एस एक्स, फोर्स का वाई एस का वाई, फोर्स का जेड एस का जेड। ठीक है, अब देख लो ना ऊपर से, फटाफट आंसर बता दो ना जल्दी जल्दी। क्या 3 into 1 करें? यस सर। एक मिनट, जस्ट एक मिनट। ठीक, तो हम लोग के पास है 3 into 1, तो फर्स्ट केस में 3 और 1 होगा। सेकेंड केस में देखो, क्या यहाँ पे -2 और यहाँ पे 1 है, और थर्ड में देखो क्या यहाँ 2 और यहाँ 6 है। बोलो सही है कि नहीं, समझ में आ रहा है? 2 और 6 है, तो वैल्यू हो गया 3 - 2 + 12 13। दिस इज योर आंसर। आई होप सो आपको समझ में आ रहा है। कहीं कोई दिक्कत किसी को समझने में? तो आपको है ना ये सारा मेथड हम एक बार में ना सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। आपको ये सारा चीज है ना एक बार में हम दिखाना चाहते हैं कि हाँ आप क्या पढ़े हैं अभी तक, इसका कंपोनेंट्स क्या है, ये सब क्या यूज है वो अलग से कर लेंगे। लेकिन अभी आप लोग सबको ये ना राइट हैंड साइड पे ध्यान दें कि आप क्या पढ़े हैं। आप अगर दो वेक्टर के बीच का मल्टीप्लिकेशन डिस्कस करते हैं, आप अगर दो वेक्टर्स के बीच का मल्टीप्लिकेशन डिस्कस करते हैं और मल्टीप्लिकेशन के बाद एक स्केलर पॉइंट, क्या आप लोग को दिख रहा है सब? हाँ ठीक है, तो दो वेक्टर्स के बीच अगर आप मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इस मल्टीप्लिकेशन में आपका फाइनल जो क्वांटिटी बन रहा है वो कैसा है, क्या वो वेक्टर है या वो स्केलर है। अगर वो फाइनल क्वांटिटी स्केलर है तो आपको स्केलर प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा, और अगर बना हुआ फाइनल क्वांटिटी वेक्टर है तो आपको वेक्टर प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। पहला डिस्कशन स्टार्ट करते हैं स्केलर प्रोडक्ट के लिए। जब कभी भी आप दो वेक्टर के बीच स्केलर प्रोडक्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं और उनके बीच का एंगल दिया रहा है, यू हैव टू गो थ्रू AB cos थीटा। एग्जांपल सामने, ठीक है। उसके बाद आपको बताया गया कि आई कैप जे कैप के और के कैप के बीच कैसे आप यूनिट वेक्टर्स के बीच डॉट प्रोडक्ट सोचते हैं। तो अगर आई कैप का आई कैप के साथ या जे कैप का जे कैप के साथ या के कैप का के कैप के साथ है तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना है? 1 है। लेकिन अगर आई कैप और जे कैप का है या जे कैप और के कैप का है या के कैप और आई कैप का है तो उनके बीच का एंगल 90 होने की वजह से उसका डॉट प्रोडक्ट कितना है? 0 है। ठीक है, अब अगर मेरा वेक्टर फॉर्म में दिया रहेगा तो कैसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू निकालेंगे? सीधा एक वेक्टर के x को दूसरे वेक्टर के x के साथ प्लस एक वेक्टर के y को दूसरे वेक्टर के y के साथ प्लस ए वेक्टर के z को दूसरे वेक्टर के z के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और तीनों को जोड़ देंगे।
जो प्लस आया प्लस रहेगा, जो माइनस आया माइनस करेंगे, सॉल्व करेंगे आंसर। इज दिस क्लियर? यस। ठीक, चलो एक दो छोटा छोटा क्वेश्चन है, उसको हम लोग फटाफट है ना बना लेते हैं, देख देख के ही बना लेते हैं। ठीक है, देखिए जैसे ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके पास, आपको बोला गया है फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर दिस एंड दिस, इन दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट। चलो जी एक बार में आंसर बोलो, ज्यादा लिखवाओ मत, एक बार में आंसर बोलो। 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। सीधा लिखें, 2 इंटू 1, 2 इंटू माइनस 1, बोलो हाँ या ना? यस। 2 इंटू माइनस 1 प्लस माइनस 3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 1, बोलो सही है? -2 -9 और +1, -2 -9 और +1, क्या ये -10 है?